गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो हमारी जो पहला चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उसकी सेकंड वीडियो है। आज ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। तो लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सोवियत इकोनॉमी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे कि सोवियत इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इसमें हमने देखा है कि सोवियत इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि इनकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनकी टेक्नोलॉजी ओवरऑल यूरोप के बाद सेकंड नंबर पे आती थी, यानी अमेरिका के बाद। इकोनॉमी की बात करें तो बाकी वर्ल्ड से अच्छी थी लेकिन अमेरिका से थोड़ी सी कंपिटिटिव थी। ऑयल, एनर्जी रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा था, पिन से लेके पार कार तक बना दिया करते थे, सब्सिडीज गवर्नमेंट दिया करती थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अभी, सोवियत सिस्टम जो था वो काफ़ी हद तक ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो चुका था। यानी जो कंट्रीज इनके साथ थी, खासकर वार्सा पैक्ट के अंदर, वो इनके ऊपर अथॉरिटी रखने लग गया था। ठीक है, और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से काम करने लग गया था। और जो पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर इन डिफरेंट नेशन इनके साथ जुड़ी हुई थी, उनकी जो लोकल प्रॉब्लम्स थी उनको ध्यान देना बंद कर दिया था। और इसके अलावा जो यूएसएसआर था वो आर्म रेस में लगा हुआ था, यानी हथियारों की रेस के अंदर, जिससे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मुकाबला कर सके। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भाई टेक्नोलॉजी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं लोगों की, उनको ये मीट करना भूल चुका था। और सोवियत का जो इन्वेजन हुआ था 1979 में, जो हालांकि भाई इन्होंने किया तो इस चक्कर में था कि भाई क्या पता इनको क्या हाथ में लगेगा, लेकिन एक्चुअली उसमें कुछ नहीं मिला इनको। और इनका जो इकोनॉमी थी वो और फ्लैट हुई थी, यानी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यानी हमने देख लिया भी सोवियत इकोनॉमी इतनी अच्छी होने के बावजूद कुछ ऐसी हरकतों के कारण बहुत डाउन चली गई थी। अब इसके अंदर एक और बंदा आता है भाई, जिसका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक, और मिखाइल गोर्बाचेव बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो जो यूएसएसआर था उसका जो सबसे आखिरी लीडर जो कहते हैं वो मिखाइल गोर्बाचेव था। ठीक, और इसके कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जो अगर हो सकता भी यूएसएसआर उस टाइम पे इंप्लीमेंट कर लेता तो उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ना पड़ती। ठीक, तो हम बेसिकली इस चैप्टर में अभी टॉपिक में स्टडी करेंगे कि गोर्बाचेव कौन था और सोवियत संघ का विघटन कैसे होता है। तो ये बेसिकली एक जनरल सेक्रेटरी था भाई, जो 1985 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का बना था। ये रिफॉर्म्स लेके आया था, जैसे कि ये चाहता था कि जो यूएसएसआर है वो वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छे रखे। वेस्ट का मतलब क्या है? यूरोप और अमेरिका। और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको लेके आए। और अगर ये दो चीज़ें ये सोवियत यूनियन में ले आता, ये इसके अलावा छोटे मोटे रिफॉर्म्स थे, तो हो सकता था भी यूएसएसआर बचा रहता। लेकिन इन ड्यू ऑफ दिस, when Eastern European countries protested against Soviet, then Gorbachev did not intervene and communist regime collapsed one after another. इसको देखते हुए जब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जो भाई इनके साथ थी वार्सा पैक्ट के अंदर, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो गोर्बाचेव ने उनको कोई खास बीच के अंदर इंटरटेन नहीं किया। और इसी के हिसाब से धीरे धीरे जो कम्युनिस्ट रिजाइम था या कम्युनिस्ट सिस्टम था वो वीक होना शुरू हो गया था। और ऑन द अदर हैंड, रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गोर्बाचेव इन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एक्सेट्रा वर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि डेमोक्रेसी अगर एक बार किसी कंट्री में आ जाती है ना, तो जो अथॉरिटेरियन टाइप की कम्युनिटी होती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो ऑटोमेटिकली दब जाते हैं। जो उनकी आदत थी राज करने की, जो उनकी आदत थी कि भाई हाँ हम ही सबसे ऊपर हैं, वो डेमोक्रेसी हटा देती। तो इसलिए गोर्बाचेव का जो कह सकते हैं कि भाई एक तरह से अपोज था, वो उसकी खुद की पार्टी में होने लग गया था। उसके बाद भाई 1991 के अंदर एक मिलिट्री कूप भाई अचानक हो जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो हार्डलाइनर्स थे वो कर देते हैं, और बोरिस येल्टसिन हीरो बन के निकलता है भाई इस कूप को अपोज करने के लिए। जो रशियन रिपब्लिक थी, जहां पर येल्टसिन पॉपुलर इलेक्शन भाई स्टार्टिंग के अंदर जीत जाता है और सेंट्रलाइज कंट्रोल को ले लेता है, और जो अपने आप को सोवन स्टेट्स यानी इंडिपेंडेंट स्टेट के हिसाब से देखना शुरू कर देती हैं। लेकिन जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी वो सोवियत फेडरेशन के साथ रहना चाहती थी भाई, एक ये भी पॉइंट था। सो in December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republic of USSR, declared that Soviet Union was disbanded, यानी सोवियत यूनियन अब खत्म हो गई है, एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को फॉर्म किया गया था। इसके अंदर रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, अर्मेनिया, मोल्डोवा, आपकी उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस टाइप की ये सारी की सारी जो कंट्रीज थी वो इसमें थी। सॉरी। तो इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन बन जाता है भाई, आपका जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो कब बना था? ठीक है, तो 1991 के बाद। कि उस टाइम पर लीडरशिप यानी इंडिपेंडेंट रशिया की अगर बात करूं तो उसका लीडर कौन था? बोरिस येल्टसिन था। कौन सी स्टेट्स थी जो इसके अंदर थी? तो ये सभी चीज़ें आपकी एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं।
ठीक है। और इसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको बैन कर दिया गया था। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को भी बेशक अडॉप्ट तो किया गया था, लेकिन जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स थे उन्होंने थोड़ा बहुत इसको अडॉप्ट किया था। और रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएसएसआर को रिप्लेस कर दिया था। तो भाई ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव और डिसइंटीग्रेशन का अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, आपको ये बातें लिखनी है। अब एक क्वेश्चन आता है भी, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें शामिल किए, जैसे कि सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की जो इंटरनल वीकनेस थी वो सबसे बड़ी कारण बनी थी। अब कैसे भाई, अब अगर मैं इसको समझाता हूं आपको कि सोवियत इकोनॉमी यूजेस मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स, दस लेड टू इकोनॉमिक बर्डन। अब हम सब जानते हैं भाई, कोल्ड वॉर के दौरान जो आपका सोवियत यूनियन था, एक तो हथियारों की रेस में, ठीक है, दूसरा अपने भाई कह सकते हैं भाई मिलिट्री को इंप्रूव करने के लिए, और जो इसके सैटेलाइट स्टेट्स हैं यानी जो वार्सा पैक्ट के स्टेट्स थे उनको डेवलप करने में लगा हुआ था। तो इन्होंने अपने जो इंटरनल मैटर्स थे या जो इनके खुद के देश के हालात थे उन पर ध्यान नहीं दिया। और जो सिटीजन्स थे उस टाइम पर भाई ज़्यादा नॉलेज ले चुके थे यूरोप के रिगार्डिंग। क्यों, आजकल भाई उस टाइम पर भी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी थी, तो लोगों को पता लगता था कि यूरोप के अंदर कहाँ हो रहा है और हमारा देश किस चक्कर में लैग हो रहा है, जैसे हमें पता है भी इंडिया के बारे में, ठीक। और वेस्टर्न कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में लोग बेसिकली फ़र्क महसूस करने लग गए थे। तो एक ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे, करप्शन ज़्यादा थी। ऑर्डिनरी जो लोग थे वो भाई एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत दुखी थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्लो काम कर रही थी, करप्शन ज़्यादा हो गई थी और सरकार लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। दूसरा पॉइंट ये हो गया। और उसके अलावा जो गोर्बाचेव रिफॉर्म्स थे भाई, वो हालांकि थे तो अच्छे, लेकिन जो सोवियत यूनियन थी वो भाई, सोवियत यूनियन की एक सोसाइटी ये मानती थी कि गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत स्लो हैं, यानी गोर्बाचेव शुड हैव मूव फास्टर एंड ड्यू टू दिस स्लोअर या हिज स्लोअर पेस दे आर नॉट बेनिफिटेड इन द वे दे होप्ड। एंड अदर सेक्शन वाज दैट हु फेल्ट दैट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडेड, यानी एक सेक्शन वो था जो एक सोचता था कि गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी स्लो हैं, और दूसरा उसके फेवर में ही नहीं था। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। अगला, नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना भाई इनके अंदर यूएसएसआर के अंदर आ चुकी थी, जो मोस्ट इमीडिएट कॉज हुआ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का। क्यों सभी रिपब्लिक्स थे वो ये बात महसूस करने लगे थे कि यूएसएसआर अब ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्यों उसका ध्यान इकोनॉमी की तरफ तो है ही नहीं, और लोगों को ऑपरेशन का मतलब भाव वहाँ पर झेलना पड़ रहा था। And the national dissatisfaction with Soviet Union was strongest in European and prosperous part of Russia, as they concluded that they were paying too high economic price to keep more backward areas within the Soviet Union. तो भाई जो सोवियत यूनियन के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल डिससेटिस्फेक्शन इस वजह से आ गई थी, क्यों, क्योंकि भाई यूरोपियन और जो प्रॉस्परस पार्ट था रशिया का, उन्होंने कंक्लूड कर दिया था भाई वो अपने आप को सेव करने के लिए रशिया को बहुत ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं, हालांकि इतना रशिया बियर नहीं कर सकता। और जो बैकवर्ड एरियाज थे वो भी सोवियत यूनियन के अंदर घुसे थे, उनको भी डेवलप कराने का रशिया का काम था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई। तो ये बेसिकली आपकी टाइमलाइन है भाई, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है कि 85 के अंदर क्या हुआ था, इसको जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का। 88 के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगन शुरू हो जाती है लिथुआनिया के अंदर, उसके बाद इस्टोनिया और लाटविया के अंदर भी। 89 में सोवियत यूनियन डिक्लेयर करता है कि वार्सा पैक्ट मेंबर फ्री हैं डिसाइड करने के लिए अपना फ्यूचर, और बर्लिन वॉल जो होती है वो नवंबर में गिर जाती है। 1990 फरवरी में गोर्बाचेव स्ट्रिप्स द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इट्स 72 ईयर लॉन्ग मोनोपोली ऑन पावर बाय कॉलिंग द सोवियत पार्लियामेंट ड्यूमा टू परमिट मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स। तो सोवियत जो पार्लियामेंट है जिसको ड्यूमा बोलते हैं, आज भी भाई ड्यूमा बोलते हैं उसको, तो वो मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए एग्री हो जाती है। उसके बाद लिथुआनिया जो था वो पहला 15 सोवियत रिपब्लिक से बनता है जो अपने आप को इंडिपेंडेंट में रशियन पार्लियामेंट भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती है सोवियत यूनियन से। 1991 के अंदर येल्सिन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। एंड 1991 अगस्त के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलर होते हैं वो गोर्बाचेव के खिलाफ कूप एक ऑर्गेनाइज कर देते हैं। सितंबर में इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये यूएन मेंबर बन जाते हैं, बाद में नाटो को ज्वाइन कर लेते हैं 2004 में। और रशिया, बेलारूस, यूक्रेन ये डिसाइड करते हैं 1922 के अंदर एनुअल होने का, ठीक है, सॉरी ट्रीटी ऑफ क्रिएशन जो है इसको खत्म करते हैं और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाते हैं जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सारे के सारे भाई इसको ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में 1993 में जॉर्जिया भी ज्वाइन कर लेता है और रशिया यूएसएसआर में यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट को अपना कब्जा दमा लेता है। और 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव रिजाइन कर देता है प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन को एंड करता है।
तो ये भाई टाइमलाइन है, इसके रिगार्डिंग भाई हो सकता है कि आपके एमसीक्यू बन जाए, एक एमसीक्यू तो बन सकता है। ठीक, अब इस विघटन की परिणतियां क्या हुई भाई, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे डिसइंटीग्रेशन के। तो जो कोलैप्स हुआ आपका सेकंड वर्ल्ड यानी सोवियत यूनियन का, उसके भाई देखे गए वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। सबसे पहला तो यही था, जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो गया, आर्म रेस, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, सब चीज़ ओवर हो चुकी थी। जो पावर रिलेशन थे वर्ल्ड में वो चेंज हो चुके थे, यानी अब लोगों के पास एक ही सुपर पावर बची थी, वो थी अमेरिका। उसके साथ थे, सोवियत यूनियन के साथ थे, उनके पास अब ऑप्शन रशिया यूएसए की बची थी, क्योंकि अब बाइपोलर वर्ल्ड खत्म होकर यूनिपोलर बन चुका था। ठीक, और यही बात है, यूएस बिकम द सोल सुपर पावर एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। End of Soviet bloc meant emergence of many new countries, some of them especially Baltic and East European states wanted to join European Union and become part of NATO। तो ये हो गया था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये आप देख सकते हो भाई, ये सेंट्रल ईस्ट यूरोप और CIS है, ये आपका रशिया है, ये आपका टर्की है, ठीक है, ये कज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ये रोमानिया, बुल्गारिया। तो ये भाई वर्ल्ड मैप है, इसको थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखना, इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, और फिर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी क्या थी। तो ये बेसिकली एक मॉडल था, ठीक है, रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट यूरोप के अंदर, जिसके अंदर भाई आप ये मान के चलो भाई वर्ल्ड बैंक या IMF ये भी इसके अंदर भाई दायरे के अंदर आते हैं शॉक थेरेपी के अंदर। कैसे इन्होंने शॉक थेरेपी दी, तो सबसे पहला शॉक थेरेपी था क्या, ये बेसिकली एक पेनफुल प्रोसेस था ट्रांजिशन का, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ। यानी जो लोग या जो कंट्रीज़ USSR से बाहर निकली थी ये बात सोच के कि भाई हम अब कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और हालांकि उनको मूव स्लोली करना था, लेकिन बहुत फास्ट तरीके से मूव करने के चक्कर में उनको शॉक लगा। वर्ल्ड बैंक और IMF से कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद मतलब जैसे मैं आपको पॉइंट अगला समझाता हूँ, फिर उनको सबसे पहली बात की, उनको टोटल ही सिस्टम को शिफ्ट करना पड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जो कि बहुत मुश्किल था। And that meant that private ownership was to be dominant pattern of ownership of property. And now free trade regime and FDI were the main engineer of the change. And this transition also involved breakup of existing trade alliances among countries of the Soviet bloc. यानी वो जो countries जो पहले सोवियत ब्लॉक के अंदर रह के USSR के साथ जुड़ी हुई थी, रशिया के साथ जुड़ी हुई थी, अब वो आज़ाद हो चुकी थी। Now they are direct linkly to west and not east other in the region. अब वो एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं रह चुकी थी। और इसके consequences क्या बनते हैं? The shock therapy administered in the 1990 did not lead people into promised utopia of mass consumption and generally it brought ruin to economies। यानी जो इनको लगता था कि हम USSR से निकल के अचानक ग्रो कर जाएंगे, वो ग्रो नहीं हो पाए, बल्कि इनकी इकोनॉमी डाउन हो गई। रशिया के अंदर लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। 90% ऑफ इंडस्ट्रीज सेल के लिए निकल चुकी थी भाई, और प्राइवेट कंपनीज उनको खरीदना चाहती थी, और इसको बोला गया लार्जेस्ट गैराज सेल ऑफ द हिस्ट्री। और वैल्यूएबल जो इंडस्ट्रीज थी उनको कौड़ियों के भाव में बेचा गया। रशियन करेंसी रूबल डिक्लाइन हो गई थी भाई, बहुत सारे लोग अपनी सेविंग खत्म कर चुके थे, और एक कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेशन हुआ था, लोगों के पास खाने तक को पैसे नहीं थे, रशिया ने फूड तक इंपोर्ट कराना पड़ा था। ठीक, रियल GDP जो रशिया थी 1999 के बाद काफ़ी कम हो चुकी थी भाई, ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई थी, जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का वो खत्म हो चुका था। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो बने थे उनको भी सेम अटेंशन और सेम प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी उस टाइम पे, और जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था वो एक एडुकेट एग्जाम्पल नहीं बन पाया। i.e. मतलब रशिया के अंदर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था जिसने इलेक्टेड पार्लियामेंट को रेंडर किया, जो कि एक बहुत ही रिलेटिवली वीक डिसीजन था। And most of these economies, especially Russia, started reviving in 2000 by export of natural resources like oil, natural gas and minerals। यानी 2000 के बाद अगर मैं कहूँ जो आपका रशिया था वो थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू होता है, उसकी इकोनॉमी ऊपर जानी शुरू होती है। अब टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे भाई, ये भी थोड़ा सा है, संघर्ष और तनाव क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो जो मात्रा के अंदर जो सोवियत रिपब्लिक थे उनको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, जैसे कि सिविल वार, इंसर्जेंसीज। रशिया के अंदर दो रिपब्लिक थे, चेचन्या और डेगेस्तान, इनके अंदर वायलेंस सेक्शन मूवमेंट देखने को मिली। सेंट्रल एशिया की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें तजाकिस्तान ने एक सिविल वार विटनेस की जो लगभग 10 साल तक चली, 2001 तक, ठीक है, और इसके अंदर भाई बहुत सारा जो एरिया था उसमें सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे। कई मूवमेंट्स थी भाई एग्जिस्टिंग रिजाइम जैसे यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया के अंदर, ठीक। रिवर वाटर्स के ऊपर कई लोग भाई कई कंट्रीज लड़ रही थी।
ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो कज़ाकोस्लोवाकिया था ये दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक साइड कज़ाक थे और एक साइड स्लोवैक थे, इन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया। बाल्कन रिपब्लिक्स यूगोस्लाविया के अंदर आ गए थे। 1991 के अंदर क्या हुआ था भाई, बेसिकली इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया एंड हर्जेगोनिया, जिन्होंने यूगोस्लाविया से यानी बाल्कन रिपब्लिक्स जो थी वो डिक्लेयर करी अपनी इंडिपेंडेंस। ठीक, और इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है भाई, एक मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना या जितने भी आने वाले टाइम में हम जो स्टडी करेंगे उनमें जो इनके रिलेशन है वो थोड़े बहुत ध्यान से पढ़ना भी इंडिया के साथ, उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, तो इंडिया ने भाई रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, बॉलीवुड हो गया, स्टडी वीज़ाज के रिगार्डिंग। और इंडिया के जो हीरो थे जैसे कि राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये भी भाई रशिया के अंदर भाई काम करने आए हैं और रशिया में लोग इनको जानते भी हैं। ठीक, 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं भाई इंडिया और रशिया के। ठीक, और इंडिया और रशिया की भाई एक 20 ईयर्स की अगर मैं कहूँ तो एक फ्रेंडली ट्रीटी भी हुई थी। इंडिया को बेनिफिट मिलता है रशिया के साथ, जैसे कश्मीर जैसे इशू हैं उनके अंदर भी रशिया इंडिया की हेल्प करता है। ठीक, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई एनर्जी सप्लाईज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन और इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर जब इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो रशिया में बहुत हेल्प करता है। और खासकर अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई होती है तो जो रशिया है वो इंडिया का साथ देता है भाई। और यूएन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इंडिया जो अपनी सीट मांग रहा है उसमें रशिया ने ही इंडिया को सपोर्ट किया है। ये एक एक्स्ट्रा आपके जो पॉइंट है वो आप इसमें लिख सकते हो। तो आई होप भाई जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और लगभग मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें कवर कर दिए हैं, इससे बाहर मेरे ख्याल में नहीं पूछा जाएगा और एमसीक्यू भी इसी के अंदर से आएंगे। तो जिन्होंने किताब पढ़ ली अच्छी बात है, उसके बाद रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को और इस चैप्टर को इजीली यहाँ से स्टडी कर